हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि मुनरो सिस्टम क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तीसरा है हमारा मुनरो सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था और महलवारी सेटलमेंट पढ़ा था, और उसके बारे में आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो मुनरो सिस्टम क्या था? इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब इनका भी जो था परमानेंट सेटलमेंट की तरह, इनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जो ब्रिटिश टेरिटरी थे, जो थॉमस मुनरो थे, गवर्नर ऑफ मद्रास, वो साउथ में जो साउथ इंडिया था, वहाँ पर उन्होंने ये सिस्टम चलाने के लिए सोचा। लेकिन इनको भी परमानेंट सेटलमेंट जो था, मतलब कि रेवेन्यू को परमानेंट कर दिया जाए, ये इनको समझ में नहीं आया। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज रॉयटवारी। और फिर जो इन्होंने सिस्टम चलाया उसका नाम था रॉयटवारी सिस्टम। इट वॉज ट्राइड टू अ स्मॉल स्केल बाय अलेक्जेंडर रीड। तो अलेक्जेंडर रीड जो थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने स्मॉल स्केल पर उसको चलाया इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान। तो जब टीपू सुल्तान से इनका युद्ध हुआ था, उनको उन्होंने हरा दिया था, तो कुछ एरियाज़ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो हैं, उन्होंने इन सारे एरियाज़ पे एक छोटे स्केल पे रॉयटवारी सिस्टम को चलाया। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। लेकिन जो थॉमस मुनरो थे, जो गवर्नर थे मद्रास के, उन्होंने इस सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड कर दिया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार। अब रीड और मुनरो को ये लगा कि भाई यहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार तो है नहीं, तो फिर हम कर किससे वसूलेंगे? जो रेवेन्यू है हम किससे कलेक्ट करवाएंगे? द सेटलमेंट they argued had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generation। तो कल्टिवेटर्स को रॉयट्स कहा जाता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने ये डिसाइड किया, इनकी जो बहस थी उस नतीजे पर पहुंची कि जो अब हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो सीधे हम कल्टिवेटर से ही करेंगे, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ज़मीन को जोतता आ रहा है, सिंचाई मतलब खेती करता आ रहा है। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटेड सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। तो क्या हुआ, उनके जो खेत थे, उन्होंने उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखभाल के नापा, और उसके अकॉर्डिंग उसका सर्वे किया, और फिर रेवेन्यू जो था उसको डिसाइड कर दिया कि कितना रेवेन्यू उन्हें कलेक्ट करना है। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as the paternal father figure protecting the royals under their charge। तो उनको ये लगता था कि ये जो सिस्टम है ये वो चला पाएंगे, और इससे वो उन एरियाज़ में रेवेन्यू अच्छे से वसूल पाएंगे। बट ऑल वॉज नॉट वेल। ऑल वॉज नॉट वेल, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। विद इन फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज, इट इज़ क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। तो अब कुछ सालों में जब ये नया सिस्टम इम्पोज किया गया, लेकिन उनको ये चीज़ साफ साफ समझ में आ गई कि ये सिस्टम भी ठीक से नहीं चल रहा था, इसमें भी कुछ भी ठीक नहीं था। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ लैंड, क्योंकि ये तो इसलिए चलाया गया था क्योंकि उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो सके लैंड पे। रेवेन्यू ऑफिशियल जो है, उन्होंने जो फिक्स कर दी थी हाई रेवेन्यू, जो उनका डिमांड थी, अब उनकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी जो पीजेंट था वो उसको पे ही नहीं कर पा रहा था, वो अनेबल टू पे। रॉयट्स फेल्ट द कंट्री साइड, और जो रॉयट्स थे वो कंट्री साइड छोड़कर जा रहे थे। विलेजेस जो थे वो सारे जो थे डिजर्टेड हो गए थे। मैनी रीजन्स में बहुत सारे क्षेत्रों में जो गाँव थे वो बिल्कुल खाली हो गए थे, लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे थे। ऑफिशियली जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल जो थे, उनकी कल्पना ये थी कि जब नया सिस्टम ट्रांसफॉर्म होगा तो पीजेंट जो हैं वो रिच हो जाएंगे, फार्मर्स जो हैं। और लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके रेवेन्यू इतने ज़्यादा हाई थे कि वो लोग इस चीज़ को चुका ही नहीं पाए। Crops for Europe. The British also realized that the countryside could not yield revenue. It could also grow the crops that Europe required. तो अब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो इन इलाकों से हमको अब वो जो रेवेन्यू ये चाहते थे वो तो मिल नहीं पाएगा, उतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो फिर जो यूरोप में जो फसल ज़रूरी है, क्यों ना हम लोग इनसे उसी की खेती करवाएं। बाय द लेट 18th century द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम और इंडिगो। तो जो 18वीं शताब्दी थी, उसके अंत में इन लोगों ने ये डिसाइड किया और कोशिश करी कि ये ओपियम और इंडिगो, यानी ओपियम माने अफीम और इंडिगो होता है नील, तो इसकी खेती करवाई जाए। इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड,
तो ये 150 साल तक, 1 सेंचुरी और हाफ सेंचुरी मिला के वो 150 साल, तो इस 150 साल तक जो है ब्रिटिश जो हैं वो फोर्सफुली कल्टिवेटर्स को फोर्सफुली मतलब ये दबाव डालते रहे कि ये वो खेती करें जो ये खुद चाहते हैं। और जो भारत है उसमें वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता था, बंगाल में जूट है ना, आसाम में टी, और यूपी में शुगर केन, और पंजाब में वीट उगाया जाता था, और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन उगाया जाता था, और मद्रास में चावल उगाए जाते थे। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि ये वो चीज़ें उगाएं जो कल्टीवेटर्स हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है और हम इससे प्रॉफिट कमा पाएँ। तो ये हुआ कैसे? द ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अब इन्होंने कौन सी वेराइटीज़ एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स जो थे उनको अपनाना शुरू किया, जो कि इनकी खुद की ज़रूरत थी। तो इसकी कोई एक मतलब एक स्टोरी थी। कौन सी स्टोरी थी? मतलब स्टोरी क्या थी, इन्होंने कई तरीके की खेती अपने मन की करवानी चाहिए, और उसमें से एक स्टोरी है इंडिगो की, जिसको हम अब जानेंगे। डस कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या रंग की कोई इतिहास है? यस, रंग का एक इतिहास है जिसके बारे में हम जानेंगे। आप ये 2 प्रिंट देख रहे हो, कॉटन प्रिंट्स हैं ये दोनों। तो इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है? इनमें दोनों में ब्लू कलर ज़्यादा है, इन्हेंस हो रहा है। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज कलमकारी प्रिंट। ये जो कलम से बनती है तो इसको हम कलमकारी प्रिंट कहते हैं। और ये दूसरी वाली जो है ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है। तो ये मॉरिस कॉटन प्रिंट जो होते हैं उसमें मतलब फ्लावर्स पैटर्न होता है, फूल बने होते हैं। और ये मतलब जो ये फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन को बनाया गया था, मतलब विलियम मॉरिस के थ्रू, इसलिए इसका नाम जो है वो विलियम मॉरिस के नाम पर पड़ा है। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द 2 प्रिंट्स। दोनों प्रिंट्स में क्या कॉमन है? बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर। इन दोनों प्रिंट्स में बहुत बहुत रिच कलर जो है ब्लू, वो यूज़ किया गया है, जिसको हम इंडिगो कहते हैं। तो डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? आपको पता है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ये जो ब्लू कलर है ये प्लांट होता है इंडिगो का, जिसके प्रोडक्शन के थ्रू ये कलर्स बनाया जाता है जो इन प्रिंट्स में यूज़ किया गया है। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। और ये बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह हैं जो मॉरिस प्रिंट में यूज़ किए जाते थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में। और ये कहाँ से कल्टीवेट करते थे? इंडिगो के प्लांट से, और इसका कल्टीवेशन इंडिया में होता था। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उस समय जो भारत है हमारा, वो सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का दुनिया में। उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या मतलब कौन सप्लायर था इंडिगो का? इंडिया। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? तो इंडियन इंडिगो की ही डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमली इन द ट्रॉपिक्स। तो जो इंडिगो प्लांट्स है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाया जाता था शुरुआत में। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। और फिर जो भारत में उगाया जाने वाला इंडिगो है उसका इस्तेमाल कहाँ होने लगा? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़े बनाए जाते थे वहाँ पर डाई के जो इस्तेमाल किया जाता था उसमें किया जाने लगा। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडिगो इंडियन रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। तो क्या होता था? बहुत छोटी मात्रा में जो इंडिगो है वो यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था, इसकी वजह से इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। European cloth manufacturer therefore had to depend on another plant called wood to make the violet and blue dyes. तो अब ये क्या हुआ? यूरोपियन जो मार्केट है, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो थे वो अब डिपेंडेंट होने लगे एक दूसरे प्लांट पर जो कि वहीं उगाया जाता था, जिसका नाम था वोड, WAD वोड। तो ये लोग क्या करते थे? वोड उगाते थे, वो क्या कलर देता था? वॉयलेट, बैंगनी रंग देता था और ब्लू डाइज देता था। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन वुड हैज़ मोर ईजली अवेलेबल इन यूरोप। अब वहाँ का टेम्परेट जोन होने के कारण जो ये वुड था वो बहुत ईजिली अवेलेबल था, ये प्लांट जो था बहुत आसानी से मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता था? नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में, पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। बहुत सारे पार्ट्स जो जर्मनी और ब्रिटेन के थे वहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता था। वरिड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब जितने भी वहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे
यूरोप के, वो इस चीज़ को देख के बहुत परेशान थे कि इंडिगो से उनका कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि इंडिगो की डाई अच्छी थी, उसका कलर अच्छा था। और जो वोट प्रोड्यूसर थे वो फिर ये कह रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की सरकार से, कि भाई अब इसको बैन कर दो, इसका इम्पोर्ट जो है यहाँ पे ना आ सके इंडिगो का। क्लॉथ ड्रायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। लेकिन जो क्लॉथ ड्रायर्स थे, जो कपड़े की रंगाई करते थे, वो प्रेफर्ड करते थे इंडिगो डाई। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो डाई थी उसका रंग, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता था और उसका रिच कलर था। वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। और जो वुड था उसका कलर कैसा होता था? पेल और डल होता था। बाय द 17th century, European cloth producers persuade their government टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। और जब 17वीं शताब्दी थी तब यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर जो थे, जितने भी मतलब जो लोग यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने इस बात के लिए गवर्नमेंट को मना लिया था, मतलब परसुएड कर लिया था कि आप जो है इंडिगो के इम्पोर्ट से बैन को है हटा दीजिए, मतलब उस पर अब कोई बैन मत लगाइए। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग्यू एंड द कैरेबियन आइलैंड। तो कैरेबियन आइलैंड में जो सेंट डोमिंग्यू है वहाँ पर इसका कल्टीवेशन होने लगा। फ्रेंच जो थे उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिया इसका कल्टीवेशन करना। और भी बहुत सारे जगह थी, जैसे कि पोर्टुगीज ने ब्राज़ील में, इंग्लिश इन जमाइका एंड स्पेनिश इन वेनेजुएला। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम इन द मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब जो इंडिगो का प्लांटेशन है वो नॉर्थ अमेरिका के भी कई हिस्सों में किया जाने लगा। बाय द एंड ऑफ द 18th century, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। अब 18वीं शताब्दी में इसकी डिमांड जो थी वो बढ़ गई। द ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग द एनमरस न्यू डिमांड ऑफ क्लॉथ डाइज। अब इंडिगो की डिमांड बढ़ गई, लेकिन क्या था, यहाँ पर इंडिगो की जो डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाईज जो थी वो कोलैप्स हो गई वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। और अब इस बिटवीन द 1783 एंड 89 इसका प्रोडक्शन भी है जो है वो दुनिया में जितना होता था उसका आधा रह गया। तो अब प्रॉब्लम बढ़ गई, इंडिगो की सप्लाई जो है वो कोलैप्स होने से मतलब इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो क्लॉथ डायर्स जो ब्रिटेन में थे, अब उनको ये देखना था कि अब इंडिगो की सप्लाई हम कहाँ से लाएं, मतलब कहाँ से, कौन सी ऐसी जगह से इंडिगो लाया जाए जहाँ से उनकी ये भरपाई जो है वो पूरी हो सके। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो ब्रिटेन ने भारत का रुख लिया, मतलब जब इंडिगो कहाँ से आएगी? भारत से आएगी। फेस्ड विद राइजिंग डिमांड इन इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी ऑफ इंडिया लुक फॉर द वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। फिर इंडिया में जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अब ये निश्चय किया कि जो भारत है वहाँ पर हम अब इंडिगो का कल्टिवेशन करें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और यूरोप में हम उसको इम्पोर्ट करें। From the last decade of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. अब क्या हुआ, जो 18वीं शताब्दी थी उसके आखिरी 10 साल जो बचे थे उसमें इंडिगो कल्टीवेशन जो बंगाल में था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो बंगाल है वो डोमिनेट कर गया था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। इन 1788 ओनली अबाउट 70% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन। 1788 में केवल 30% ही इम्पोर्ट करा जाता था ब्रिटेन इंडिया से। लेकिन जब 1810 यानी 1810 हुआ तो उस समय क्या हुआ, प्रोपोर्शन जो है वो 95% हो गया। अब क्या हुआ, इंडिगो के जो ट्रेड था वो ग्रू करने लगा, मीन्स जो इंडिगो का व्यापार था वो बढ़ने लगा। कमर्शियल एजेंट, जितने भी कमर्शियल एजेंट थे और ऑफिशियल थे, वो कंपनी में मतलब इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे। ओवर द ईयर्स कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब। अब क्या, मतलब जो वहाँ पे लोग थे वो जो अपनी नौकरी छोड़ने लगे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो इंडिगो में ही अपना लुक आफ्टर करेंगे, अपने बिजनेस को वहीं पे एक्सपेंड करेंगे। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स। अब ये क्यों आकर्षित हो रहे थे? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा था। तो जितने भी स्कॉट्समैन थे और इंग्लिश मैन थे वो इंडिया आ गए प्लांटर्स बनने के लिए। प्लांटर्स मतलब खेती करने के लिए। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी। और जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने लोन ले लिया कंपनी से या फिर बैंक से, जो उस समय पर आ रहे थे। तो ये तो हुआ इसका सेकंड पार्ट, और अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कैसे इंडिगो को कल्टीवेट किया गया, और ब्लू रेबेलियन के बारे में जानेंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।